एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज अपनी 2020 सीरीज ऑफ एमसीक्यूज में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस विद देयर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जो कि आपको हेल्प करने वाले हैं यूपी टीजीटी जैसे एग्जाम्स के लिए। अपने आज के वीडियो सेक्शन में जो आंसर्स हैं वो मैंने नहीं लिखे हैं जस्ट बिकॉज समवन हैड कमेंटेड कि मैम आंसर मत लिखिए सो दैट यू कैन गेस जब ये वीडियो जो है वो प्रीमायर हो रहा हो। सो यहाँ पर जो एक चीज है वो आप अपने आंसर गेस कर सकते हैं बिफोर आई टोल्ड यू द आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू पीरियोडाइजेशन इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पीरियोडाइजेशन क्या होता है। तो पीरियोडाइजेशन क्या होता है कि जो ट्रेनिंग साइकिल होती है उसको पहले से प्लान करना उनके अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, दैट इज नोन एज पीरियोडाइजेशन, जो कि 3 तरह की साइकिल्स होती है। पहला होता है आपका मैक्रो साइकिल। मैक्रो साइकिल में क्या होता है कि यहाँ पर जो भी आपका साइकिल है वो ऑलमोस्ट 1 ईयर के लिए प्लान किया जाता है, विच इज नोन एज मैक्रो साइकिल। मीजो साइकिल में जो टाइम है इसका 4 to 6 वीक्स का होता है। एंड अगर बात करें माइक्रो साइकिल की, इट इज 7 to 10 डेज। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यही लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू पीरियोडाइजेशन, so the answer will be C, that is myocycle। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनसीटीई एंड वी विल डिस्कस व्हाट इज एनसीटीई। तो एनसीटीई के फुल फॉर्म की बात करें, दैट इज नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन। तो ये जो है एनसीटी इसका फुल फॉर्म है। इसका फंक्शन क्या है, जितने भी टीचर्स वाले कोर्स होते हैं, टीचर वाले, जैसे बीपीएड, बीएड, एमएड, डीएलएड, बीटीसी, जितने भी कोर्स होते हैं इन सबको गवर्न करने का या फिर इनके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का, इनके नॉर्म्स बनाने का काम जो है वो एनसीटीई ही करती है, जो कि स्टैब्लिश हुई थी 17 अगस्त 1995 को। सो द आंसर विल बी 1995। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। एंड अगर बात करें और इसके बारे में, तो जो एनसीटीई है वो एज एन एडवाइजरी बॉडी सेटअप हुई थी 1973 में। मतलब ये सिर्फ जो एडवाइजरी का काम करती थी, ये एक स्टैचुरी बॉडी नहीं थी। वो बनी 1995 में, जब हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 1986 में आई, उसके बाद ऐसा बोला गया कि टीचर्स एजुकेशन के लिए एक अलग से काउंसिल या फिर एक अलग से बॉडी बनाने की जरूरत है। सो ये जो है एनसीटी का गठन हुआ 1995 में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड एफ्रो एशियन गेम्स हेल्ड। तो एफ्रो एशियन गेम्स जो है, एफ्रो एशियन का मतलब यहाँ पे 2 कॉन्टिनेंट्स है, दैट इज अफ्रीका एंड एशिया। इन गेम्स की जो कहानी है वो थोड़ी सी अलग है। एक्चुअली जो ये गेम्स हैं ये सिर्फ एक ही बार हुए थे, जो कि 2003 में हुए थे हैदराबाद में। सिर्फ एक ही बार हुआ। वैसे तो प्लान ये था कि अगले 4 साल बाद, यानी जितने भी गेम्स है यूजुअली सब 4 साल बाद होते हैं। 2007 में इस गेम को अल्जीरिया में होना था, बट उसके बाद ये गेम्स कभी नहीं हुए। सो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एफ्रो एशियन गेम्स सिर्फ एक बार हुए, इंडिया में हुए थे, हैदराबाद में हुए थे। उसके बाद ये गेम्स कभी नहीं हुए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पीथियन गेम्स was fundamentally celebrated as। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन या फिर हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन ग्रीक से आते हैं। तो जो पीथियन गेम है वो फंडामेंटली या फिर वो बेसिकली किस लिए सेलिब्रेट किए जाते थे, तो वो एज अ म्यूजिक फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते थे। अगर आप ग्रीक की हिस्ट्री उठा के देखें तो वहाँ 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। एक तो आपका जिम्नेजियम था और दूसरा था म्यूजिक। इन दोनों ही चीज़ों में जो वहाँ के लोग इंटरेस्टेड थे या फिर इन दोनों चीज़ों को ही वो लोग यूजुअली किया करते थे। तो जो पीथियन गेम्स है वो फंडामेंटली सेलिब्रेटेड एज म्यूजिक फेस्टिवल। जो होते कैसे थे, ये जो है अपोलो, गॉड अपोलो के ऑनर में होते थे। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ऐसे आ चुका है कि जो गेम्स है वो किसके ऑनर में होते हैं। तो जो पीथियन गेम्स है वो अपोलो गॉड के ऑनर में होते हैं। जो इस्थीनियन गेम्स है वो सी गॉड के ऑनर में होते हैं, जिसको हम इस्थीनियन बोलते हैं, वो सी गॉड। सी गॉड में जो इसमें एक और आंसर लिख के आ जाता है पोसेडॉन। तो ये सारे जो ऑप्शंस है वो आपको यूजुअली मिल जाते हैं पीथियन और इस्थीनियन गेम से रिलेटेड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द्रोणाचार्य अवार्ड गिवन।
तो ये जो है आपके क्वेश्चंस आते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड से, एंड नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड से एक ना एक क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिलना ही मिलना है। अभी तक आप कोई भी पेपर उठा के देखिए, चाहे वो टीजीटी का हो या पीजीटी का, इन दोनों में कोई भी ऐसा आपको पेपर नहीं मिलेगा जहां आपको नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड से जुड़ा हुआ कोई सवाल ना मिले। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो सबसे पहली बार कब दिया गया था, इसकी शुरुआत कब हुई थी, आप इसका आंसर गेस करिए। एंड द्रोणाचार्य अवार्ड दिया किस लिए जाता है, ये जो है कोचेस को दिए जाता है, जो भी सर्वश्रेष्ठ कोचेस होते हैं, फिर जिनके जो खिलाड़ी या ट्रेनीज जो है अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं इंटरनेशनल गेम्स में, उनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। एंड इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। एंड इसमें कितनी धनराशि दी जाती है, तो 15 लाख रुपए जो है दिए जाते हैं। ये जो है चेंजेस आए हैं 2020 वाले स्पोर्ट्स डे के बाद से, तो इसलिए जो एक क्वेश्चन है आपके नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड वो थोड़े और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनमें जो चेंजेस हैं वो रिसेंट चेंजेस हैं। उसके बाद जो अब एग्जाम होगा तो उसमें इससे जुड़े भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि उसमें क्या चेंजेस आए हैं। चेंजेस जो आए हैं वो उसके जो अवार्ड प्राइज मनी दिया जाता है उसमें आए हैं। इसके बाद ये तो हो गया आपका द्रोणाचार्य अवार्ड। फिर है आपका अर्जुन अवार्ड। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि अर्जुन अवार्ड जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1961 से आपको अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, जो कि बेस्ट प्लेयर को दिया जाता है या फिर जो भी स्पोर्ट्स पर्सन अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं उन्हें दिया जाता है। एंड इसमें जो राशि है दैट इज ऑल्सो 15 लाख। तो ये दोनों सेम है, इसको याद रखना इजी है। उसके बाद फिर जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है आपको याद रखनी, क्योंकि उसमें चेंज आया है। पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अब जो है पिछली बार जब ओलंपिक्स हुए थे उसी में ये जो चेंज है वो आया है, इसलिए रिसेंट है और इसलिए हो सकता है क्वेश्चन आए भी। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है। ये भी क्वेश्चन आया है कि जितने भी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है इसमें से हाईएस्ट ऑनर अवार्ड कौन सा है, तो वो आपका राजीव गांधी खेल रत्न है, जिसका नाम बदल के रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। अब इस नाम के बदलने से कंफ्यूजन भी आ गया है, क्योंकि दो अवार्ड के सेम नेम हो जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस खेल रत्न अवार्ड की, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद रखा गया है। एंड ये अवार्ड जो है सबसे हाईएस्ट ऑनर अवार्ड होता है, जिसमें 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। एंड इसकी शुरुआत हुई 1991-92 में। फिर हम बात करें कि कौन सा दूसरा है, दैट इज नोन एज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है उसका नाम मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी है, इसलिए थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इसकी शुरुआत जो है वो 2002 में हुई है। एंड इसमें जो कैश प्राइज दिया जाता है वो 10 लाख है। तो ये आपके हो गए चार। अब पांचवा कौन सा है, पांचवा है आपका माका ट्रॉफी, यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, जिसकी शुरुआत हुई थी 1956-57 में। एंड ये जो है बेस्ट यूनिवर्सिटी को दिया जाता है, जो भी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में बेस्ट यूनिवर्सिटी होती है उसको दिया जाता है हर साल। एंड इसमें जो डोमिनेंट यूनिवर्सिटी है वो है JNDU अमृतसर। एंड यहाँ जो कैश प्राइज है दैट इज ऑल्सो 15 लाख। तो इतने में आपने टोटल 5 नेशनल अवार्ड पढ़ लिए, और ये 5 नेशनल अवार्ड जिसका वीडियो है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप उसको और डिटेल्ड वे में पढ़ सकते हैं। तो ये नेशनल अवार्ड पे बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में आना ही आना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन है वो फिक्स्ड है, यूनिएक्सियल, बाईएक्सियल, ट्राईएक्सियल। तो क्योंकि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, अच्छा हम जॉइंट के बारे में पढ़ लेते हैं पहले, आप तब तक आंसर बताइए। जॉइंट जो है वो आपके 3 तरह के होते हैं, याद करने का तरीका है इनको SAD, यानी साइनार्थरोसिस, एम्फियार्थरोसिस एंड डायार्थरोसिस। 3 तरह के आपके जॉइंट्स होते हैं। तो आपके साइनार्थरोसिस होते हैं वो इमूवेबल जॉइंट होते हैं, जिन्हें आप फिक्स्ड कह सकते हैं। एम्फियार्थरोसिस जो है सेमी मूवेबल होते हैं। एंड जो डायार्थरोसिस है दे आर फ्रीली मूवेबल। तो 3 तरह के आपके जॉइंट्स होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, जॉइंट्स कितने तरह के होते हैं, तो आपको 6 तरह के कभी नहीं लिखने हैं। अगर ये ना पूछा जाए कि डायार्थरोसिस या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स कितने तरह के होते हैं, तो यहाँ पर आपके 3 तरह के जॉइंट्स होते हैं, साइनार्थरोसिस, एम्फियार्थरोसिस एंड डायार्थरोसिस। दिस इज इमूवेबल, जो कि फिक्स्ड होते हैं, जो कि आपके स्कल में जो सूचर्स होते हैं वहां पे पाए जाते हैं। फिर आपके यहाँ पे एम्फियार्थरोसिस जो सेमी मूवेबल होते हैं, जो कि कार्टिलेजियस जॉइंट्स होते हैं। एंड डायार्थरोसिस, बाकी जितने भी आप 6 तरह के जॉइंट्स पढ़ते हैं वो आपके हो गए डायार्थरोसिस,
तो बॉल एंड सॉकेट फिक्स ज्वाइंट तो नहीं है, सो दिस वुड नॉट बी द आंसर। फिर बात हुई यूनी एक्सियल, बाई एक्सियल, ट्राई एक्सियल। अब ये तीनों क्या है, आप जितने भी मूवमेंट्स करते हैं वो किसी ना किसी प्लेन पे होते हैं। प्लेन और एक्सिस के बारे में भी हमने पढ़ा है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। सो यूनी एक्सियल, बाई एक्सियल, ट्राई एक्सियल क्या है? यूनी एक्सियल का मतलब ऐसे ज्वाइंट जो सिर्फ एक प्लेन में, वन प्लेन में जो मूव करते हैं, दे आर यूनी एक्सियल। जैसे आपका एल्बो का मूवमेंट हुआ, नी का मूवमेंट हुआ, दे आर हिंज ज्वाइंट। तो जो हिंज ज्वाइंट है जो सिर्फ एक ही प्लेन में मूव करते हैं, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे, दैट इज फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, जिसे हम कहते हैं यूनी एक्सियल ज्वाइंट। बाई एक्सियल का मतलब क्या है कि दो डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। जैसे आपकी फिंगर में फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी होता है और आपकी फिंगर्स ओपन भी होती हैं और क्लोज भी हो जाती हैं। तो यहाँ पर दो तरह से मूवमेंट हुआ, दैट इज बाई एक्सियल, यानी दो प्लेन जो है, दो प्लेन में मूवमेंट हो रहा है। ट्राई एक्सियल का मतलब है, इसको हम मल्टी एक्सियल भी कहते हैं और कहीं कहीं पॉली एक्सियल भी लिखा होता है। यहाँ पर थ्री प्लेन्स में मूवमेंट होता है, थ्री प्लेन्स में मूवमेंट होता है। और इसका ऑप्शन है या फिर इसका जो आपका बेस्ट एग्जांपल है, दैट इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। एंड बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में कौन कौन से ज्वाइंट्स आते हैं? उसमें आता है आपका शोल्डर ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट। एक क्वेश्चन को आपको पूरा मर्डर कर देना है, एक क्वेश्चन से आप जितनी भी चीजें निकाल के पढ़ सकते हैं वो आपको पढ़नी है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पार्टन एजुकेशन सिस्टम वाज। तो भाई स्पार्टन एजुकेशन सिस्टम, हमने स्पार्टा की एजुकेशन के बारे में पढ़ा है कि वहां पे 7 साल के ही बच्चों को मिलिट्री की तैयारी के लिए भेज दिया जाता था। सो दैट इज कॉल्ड एगोग। ये एक तरह का एजुकेशन सिस्टम है जो कि स्पार्टन एजुकेशन सिस्टम में आता है, जिसमें 7 साल के बच्चों को और कोई काम नहीं करना है, उनको जाके खुद की तैयारी करना है। उनकी जो भी एजुकेशन है वो इस तरह से होती है ताकि उनको अपने देश की रक्षा करने के काबिल बनाया जा सके, एंड दैट इज नोन एज एगो। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज द मेन कंपटीशन इन पीथियन गेम्स। तो पीथियन गेम्स में दो मेन हुआ करते थे, एक था फुट रेस और दूसरा था चैरियट हॉर्स रेसिंग, जिसे हम रथ दौड़ भी कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पे डायग्राम या फिर ग्राफिक में दिख रहा होगा। सो आंसर विल बी चैरियट हॉर्स रेसिंग। तो पीथियन गेम्स, इस्थीमियन गेम्स, इनके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी सी चीजें जो है वो लिख के रखनी है, और उससे जुड़ा भी कोई एक ना एक क्वेश्चन तो फंस जाता है आपका। फिर है हमारा एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसैकेराइड। तो हमने पहले बात कर ली कि आया कहाँ से पॉलीसैकेराइड, कई लोगों के लिए वर्ड ही बहुत ज्यादा अनोखा होगा। तो ये आपके हेल्थ एजुकेशन के चैप्टर से आता है, या फिर थोड़ा और डीप जाए तो ये स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के चैप्टर से आएगा आपका ये। तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन वैसे आपके सिलेबस में पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है, बट वहां से भी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। सो पॉलीसैकेराइड होता क्या है? जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक तरह का न्यूट्रिएंट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट होते क्या है कि वो तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब जिसमें एक ही मॉलिक्यूल होता है उसे मोनोसैकेराइड कहते हैं, जैसे कि आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये मोनोसैकेराइड में आते हैं। फिर होते हैं डाइसैकेराइड, जो दो तरह की चीजों से, दो तरह के मॉलिक्यूल से मिलके बने, उन्हें हम डाइसैकेराइड कहते हैं। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, वो गलत है। तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज में क्या होता है, इसमें फ्रक्टोज के साथ साथ मिला होता है ग्लूकोज, ये ऊपर और नीचे वाले मिल जाते हैं तो बन जाता है सुक्रोज। जो आप टेबल शुगर, चीनी आप जो खाते हैं उसमें होता है फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। फिर बात आती है सेलुलोज की, सेलुलोज या फिर स्टार्च, फिर आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है दैट इज ग्लाइकोजन। ये सारे के सारे आपके आते हैं पॉलीसैकेराइड में है। और जो आप रफेज की बात करते हैं या फिर फाइबर की बात करते हैं, जो कि आपके न्यूट्रिशन में होना चाहिए या फिर एक तरह का न्यूट्रिएंट होता है, दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ये भी पॉलीसैकेराइड होता है जो कि हमारी बॉडी नहीं तोड़ पाती है, इसलिए एज अ रफेज हमारी बॉडी में रहता है, उससे किसी भी तरह का कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी नहीं लेती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द निकनेम ऑफ हिमा दास एंड शी इज नोन एज ढिंग एक्सप्रेस, क्योंकि वो जिस गांव से बिलोंग करती है उसका नाम ढिंग है। पायोली एक्सप्रेस की बात करें तो पीटी उषा को जो है पायोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, और साथ ही उन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। एंड उन्होंने 1980 मॉस्को ओलंपिक में अपना डेब्यू किया था ओलंपिक में। फ्लाइंग सिख की बात करें तो ये मिल्खा सिंह के बारे में है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, जो कि अब नहीं है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इंक्रीज इन मसल मास ड्यू टू हैवी वेट ट्रेनिंग इज कॉल्ड। तो भाई मसल मास में इंक्रीज होता है, लोग हैवी ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग करते यूजुअली इसलिए है ताकि उनकी बॉडी निकल जाए।
सो दैट इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब यही है कि आपकी जो मसल का मास है वो इंक्रीज हो जाना। एंड एक और चीज है, जो भी हमारे मसल फाइबर होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके जो नंबर ऑफ मसल फाइबर है वो बढ़ जाएंगे। अगर आपकी बॉडी में एक जगह पे 10 मसल फाइबर है तो मसल फाइबर 10 ही रहते हैं, बट उस मसल फाइबर का जो साइज है वो इंक्रीज होता है, विच इज कॉल्ड मसल हाइपरट्रॉफी। बात करें हाइपोट्रॉफी और एट्रॉफी की, तो इन दोनों ही सिचुएशन में ऑलमोस्ट एक ही चीज होती है। इसमें क्या होता है कि मसल मास कम हो जाता है। एट्रॉफी वो सिचुएशन है कि अगर कभी आपके कहीं पे फ्रैक्चर हो जाता है और आपने प्लास्टर लगा रखा है, तो आप जब प्लास्टर हटाते हैं तो दिखता है कि वहां की जो जगह है या फिर वहां का जो मसल है वो कम हो गया, या फिर आपकी एक टांग में अगर आपने लगा के रखा हुआ है बहुत दिन तक प्लास्टर, तो वो टांग जो है दूसरी टांग से थोड़ी सी पतली हो जाती है, विच इज कॉल्ड एट्रॉफी। एंड दैट इज लूज इन मसल मास या फिर डिक्रीज इन मसल मास, जिसे कह सकते हैं हाइपरट्रॉफी का ऑपोजिट होता है एट्रॉफी और हाइपोट्रॉफी में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज कंसीडर्ड टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडोर जिम्नेजियम। तो भाई जब भी आपको इंडोर जिम्नेजियम बनाना है, अब ये आपके किस चैप्टर से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है आपके स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से। एंड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, या तो वो आपके टूर्नामेंट पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो कि एक ना एक आपको मिल जाता है, और नहीं तो क्वेश्चन जो आएगा वो इस तरह से आएगा कि जो आपके इंडोर जिम्नेजियम होते हैं वो उसमें क्या चीजें होती हैं, या फिर उनका जो रख रखाव है वह कैसे करना चाहिए, टाइम टेबल क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको स्पोर्ट्स मैनेजमेंट वाले पार्ट से मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जब भी आप इंडोर जिम्नेजियम बनाए तो किस चीज का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है? दैट इज वेंटिलेशन। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी वाज लेड इन बोथ हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट ऑन। तो ये चीज है, एक लॉ पे बेस्ड चीज है कि जो नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी है वो कब बनी, या फिर इसके बारे में जो है वो कब रिजोल्यूशन हुआ था। तो ये बात करता है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी की। हमारे देश में स्पोर्ट्स को लेके बहुत सारी पॉलिसीज जो है पहले नहीं थी, वो बनी, और उसके बारे में उसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए। तो ये हुआ है 21 अगस्त 1984 को, और ये ईयर इसलिए भी याद रखना है क्योंकि 1984 में ही साई का गठन हुआ, यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी स्टैब्लिशमेंट 1984 में ही हुआ। उसके बाद बहुत सारे रूल रेगुलेशन बने, जिसमें एक रूल ये भी था कि 2007 के बाद स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग लॉ जो है वो मैंडेटरी हो गया था प्रसार भारती पे। इस तरह से काफी सारी पॉलिसीज जो है वो स्पोर्ट्स को लेके, कि उसके एफिलिएशंस किस तरह से होंगे, या फिर जो भी स्पोर्ट्स की फेडरेशन बनती है उसके लिए क्या रूल रेगुलेशन होंगे, ये सारी चीजें जो है वो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी में आती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ फील्ड इवेंट्स इन डेकाथलॉन। तो अगर आप बात करें पिछले यूपीटीजीटी की या फिर आप पिछले DSSB की बात करें, तो आपको डेकाथलॉन पे बेस्ड क्वेश्चन वहां पे मिल जाते हैं। तो डेकाथलॉन है क्या? इसमें 10 इवेंट्स होते हैं, 2 दिन चलता है। पहले दिन इसमें कौन से इवेंट होते हैं और दूसरे दिन ये आपको याद रखने हैं। और DSSB में जो क्वेश्चन आया था वो भी इसी तरह से आया था कि कितने फील्ड इवेंट होते हैं और कितने ट्रैक इवेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट डे आपका कौन कौन सा इवेंट होता है? सबसे पहला तो आपका 100 मीटर होता है, इसी ऑर्डर में होता है। फिर होता है लॉन्ग जंप, फिर होता है शॉर्ट पुट, फिर है हाई जंप, एंड देन 400 मीटर। ये फर्स्ट डे के इवेंट्स हो गए। फिर नेक्स्ट डे होता है 110 मीटर हर्डल्स, ये हर्डल्स है 110 मीटर। फिर आपका डिस्कस थ्रो होता है, पोल वॉल्ट होता है, जैवलिन थ्रो होता है, एंड 1500 मीटर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके ट्रैक इवेंट कितने हुए, ये 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 ट्रैक एंड 6 फील्ड, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। डेकाथलॉन में 4 ट्रैक होता है एंड 6 फील्ड इवेंट यहाँ पर आपके होते हैं डेकाथलॉन में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न साइकोलॉजी स्टडीज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो आपकी मॉडर्न साइकोलॉजी है वो किस चीज की स्टडी करता है? तो मॉडर्न साइकोलॉजी जो है वो स्टडी करता है आपके बिहेवियर की, या फिर अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो अगर हम इसकी पूरी डेफिनेशन की बात करें, जो उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री बताता है, जो कि वुड्सवर्थ की एक डेफिनेशन है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्याग किया, यानी पहले, बहुत पहले दिस वॉज नोन एज स्टडी ऑफ सोल। उसके बाद फिर मन का त्याग किया, यानी फिर जो है इसको बोला जाता था स्टडी ऑफ माइंड, ये साइकोलॉजी के इवोल्यूशंस कह सकते हैं। फिर चेतना का त्याग किया, दैट वाज स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। फिर आज मनोविज्ञान व्यवहार के विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है, यानी अब जो है आपका साइकोलॉजी इट इज नोन एज स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो ये 4 तरह हैं। सबसे पहले इसको सोल की स्टडी बोली जाती थी, यानी आत्मा का विज्ञान, फिर इसे मन का विज्ञान कहा गया,
फिर इसे जो है चेतना का विज्ञान कहा गया है, अभी इसको हम कहते हैं व्यवहार का विज्ञान। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मसल विच रोटेट्स हेड इज। तो भाई आपके हेड को रोटेट करने के लिए कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। मसल के नाम बहुत ज्यादा टफ लग रहे हैं तो ऑप्शन में से फॉल ऑफ द अबव लगा के काम करने वाले हैं सभी लोग, बट फिर भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपकी नेक में जितनी भी मसल्स हैं वो आपके नेक या फिर हेड को रोटेट करने का काम करेंगी। आपका हेड रोटेट होगा तो जितनी भी आपकी मसल्स स्पाइन से जुड़ी हुई हैं या फिर आपके मैस्टर या फिर आपके जबड़े से जुड़ी हुई हैं उन सारी ही मसल का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जितनी भी मसल लिखी है वो सारी की सारी आपके हेड को रोटेट करने का काम करती हैं। तो यहाँ लिखा है स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड, तो ये भी आपकी जो है हेड को रोटेट करने का काम करेगी। फिर यहाँ पे लिखा है स्प्लेनियस कैपिटस, तो ये है आपकी मसल, तो ये भी इसके हेड को रोटेट करने का काम करेगी। देन दिस इज लॉन्गिस्मस, तो यहाँ पर आपको दिख रही है लॉन्गिस्मस कैपिटस। तो यानी ये तीनों के तीनों मसल जो है आपके हेड को रोटेट करने का काम करेंगी एंड द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ रिक्रिएशन इज। तो रिक्रिएशन जो है वो दो तरह का होता है आपका, एक एक्टिव और पैसिव रिक्रिएशन। दोनों की डिफरेंस की बात करें तो अगर आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है आप बोटिंग कर रहे हैं, सर्फिंग कर रहे हैं, आप खेल रहे हैं, so that will be known as active recreation। but अगर आप बैठ के रील देख रहे हैं that is called passive recreation, जिसमें आप एक पैसिवली इन्वॉल्व है, मतलब आप वो चीज कर नहीं रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। बैठ के साइट सीइंग करना या फिर किसी गेम को देखना, ये सब का सब जो है आपके पैसिव रिक्रिएशन में आता है। सो द टाइप ऑफ रिक्रिएशन जो है बोथ ए एंड बी, एंड आंसर वुड बी डी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल। यानी आपकी जब स्केलेटल मसल पूरी की पूरी कॉन्ट्रैक्ट होती है तो एक यूनिट, हर एक यूनिट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसलिए आपकी पूरी की पूरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो कौन सी है इसकी कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, दैट इज सार्कोमेयर। सार्कोमेयर में होता क्या क्या, ये आपका है एक्टिन मायोसिन, एंड कहाँ से कहाँ तक के एरिया को आप एक सार्कोमेयर कहते हैं, तो दो जेड लाइन के बीच का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड अ सार्कोमेयर। और जो उसकी कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी है कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करती है एक्टिन एंड मायोसिन, दैट इज नोन एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, विच वी विल डिस्कस लेटर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट ट्रीटमेंट फॉर क्लोज्ड इंजरी शुड बी। तो यहाँ पर हम बहुत बार ये चीज पढ़ चुके हैं कि जब भी आपको इस तरह की इंजरी लगती है, क्लोज्ड इंजरी में आपका स्प्रेन, स्ट्रेन एंड कॉन्ट्यूजन ये सारी चीजें आती हैं। तो इस तरह की इंजरी के लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ आइस एंड कोल्ड वाटर, तो हम ये चीज पढ़ चुके हैं इनका, इन इंजरीज को ट्रीट कैसे किया जाता है या फिर इनको मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, जिसको हमने राइस पढ़ा है, जिसमें राइस में आर का मतलब होता है रेस्ट, आई का मतलब है आइस। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में मिल रहा है एप्लीकेशन ऑफ आइस एंड कोल्ड वाटर, सो द आंसर विल बी दिस। कभी भी आप जो है फर्स्ट ट्रीटमेंट हॉट पैक से नहीं करते, वो आपकी इंजरी को क्योर करने का काम कभी नहीं करेगा। सो द आंसर विल बी एप्लीकेशन ऑफ आइस एंड कोल्ड वाटर। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज। सो यू कैन गेस द आंसर, टिल दैट वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज ब्लड। तो ब्लड क्या है, ब्लड को अगर हम इसके कंपोनेंट की बात करें तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक है इसका प्लाज्मा और एक जो है इसमें बाकी चीजें। प्लाज्मा जो है वो है 55% जो है वो प्लाज्मा होता है, बाकी 45% में आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आते हैं। तो ये 55% जो प्लाज्मा है, इसमें अबाउट 90% जो है वो आपका वाटर होता है, और बाकी जो है उसमें आपका ग्लूकोज, प्रोटीन, हॉर्मोन्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स, ये सब बाकी में पाया जाता है। तो अगर यहाँ बात करें कि जो लिक्विड पार्ट है वो कौन सा होगा, तो प्लाज्मा जो है ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपके लिए वीडियो जो है हेल्पफुल रहा हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर दिस वीडियो, एंड फॉर सच मोर कंटेंट कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।